अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे पूरी दुनिया में जहां न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही थी, वहां जापान भी पुरजोश अंदाज में सेलिब्रेशन कर रहा था। पूरा आसमान रोशनी और रंगों से भर गया था। हर कोई नए साल को पुरजोश अंदाज में वेलकम कर रहा था। पर जापान में किसी को नहीं मालूम था कि ये साल इनके लिए एक भयानक और दिल को दहला देने वाला साल हो। इस साल की शुरुआत ही मौत से होगी। इस नए साल की शुरुआत में ही दो बड़े हादसे हुए जिसने कई लोगों की जानें ली। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि वो दो खौफनाक हादसा कौन सा था और इसके आने की असल वजह क्या थी। 1 जनवरी 2024 को एक नई सुबह का आगाज होता है। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक 4:10 में जापान में एक 7.6 मैग्नीट्यूड का एक खतरनाक जलजला आता है। खौफ के मारे लोग इधर उधर भाग रहे थे खुद को बचाने के लिए। अभी वो पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि एक के बाद एक लगातार छोटे बड़े जलजले आने लगे। तकरीबन 24 घंटों में 200 से ज्यादा अर्थक्वेक, जिनकी ज्यादातर शिद्दत 5.5 और इससे ज्यादा की रिकॉर्ड की गई थी, वो भी सिर्फ एक दिन में, जिसकी वजह से समंदर में 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट ऊंची लहरें उठी अर्थक्वेक के तकरीबन 10 मिनट के बाद। और ये जापान के वजीमा फोर्ट में जाकर लगी और वहां पर ऑफिशियली एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई। दोस्तों, वैसे तो जापान में अर्थक्वेक का आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां पूरे साल जलजले आते ही हैं। पर 7.6 की शिद्दत बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है और पूरी इमारतों को जमीन बोझ भी कर सकता है। इस जलजले ने बहुत तबाही मचाई थी। कई जगहों को आग लग गई। जहां नजर जाती वहां तबाही का मंजर पेश करती थी। इसने जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया था। होकुरिकु के इलाके में 23,000 घर बिजली से महरूम हो गए थे। दोस्तों, 6 जनवरी तक तकरीबन 126 लोगों की हलाकतों की खबर अब तक बताई गई थी और 200 से ज्यादा लोग लापता भी थे। और इसी तबाही में 500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे और 27 की हालत तो तशवीशनाक बताई जा रही है। दोस्तों, जापान में इस वक्त शदीद सर्दी है और अब तो बारिश और 100 से ज्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से मजीद तबाही होने का खदशा किया जा रहा था। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का कहना था कि ये सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बचाने की। पर दोस्तों, क्या आपने ये नोट किया कि यही अर्थक्वेक 7.6 शिद्दत की अगर किसी दूसरे मुल्कों में आई होती तो इस वक्त हमारे सामने मंजर ही अलग होता। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तो टोटली खत्म हो चुका होता और साथ ही हजारों की तादाद में लोग अपनी जान भी गंवा बैठते। पर जापान में हमने देखा कि इतने ताकतवर जलजले के बाद भी सिर्फ 126 लोग ही मरे हैं, वो भी इसलिए कि 1981 की तामीर की हुई बिल्डिंग्स थी। दोस्तों, 1995 के पूर्वी जलजले के बाद जापानी हुकूमत ने डिजास्टर रिलीफ एहलकारों को तेजी से भर्ती करना शुरू कर दिया था और हर बड़े जलजले के साथ मुल्क के नुकसानात का जायजा लिया गया और अपने बिल्डिंग्स कोड्स को अपडेट किया गया और इमारतों के लिए नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराए गए। इन स्टैंडर्ड्स में 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट वाला है तेशिनी स्टैंडर्ड। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंगों की, पिलर्स की और दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब अर्थक्वेक आए और इससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए। और दूसरा स्टैंडर्ड सेशाइन स्टैंडर्ड है, जो कि ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट किया जाता है। वहां पर उन्हें कहा जाता है कि डैम्पर लगाओ जिससे कि अर्थक्वेक की एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सके। मींस के बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के मैट्स लगाओ। ये रबर की मैट्स अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका, जो कि सबसे एडवांस मेनशाइन स्टैंडर्ड है, जिसमें बिल्डिंग्स के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लीड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती है ताकि
बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हिले ग्राउंड के कंपैरिजन में। ग्राउंड अगर हिल भी रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। दोस्तों, टोक्यो शहर में ये मौजूद आइकॉनिक टावर स्काई ट्री के नाम से है। इसमें भी यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये पूरे शहर की मोस्ट अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग है। जबकि 2011 में एक भयानक अर्थक्वेक आया था जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड का, तो इस बिल्डिंग को खरोश तक नहीं आई थी। अब बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जापान में ही क्यों आते हैं। तो दोस्तों, 1 जनवरी में आया अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। पेनिनसुला का मतलब होता है कि कोई भी जमीन जिसके तीनों तरफ पानी मौजूद हो। दरअसल जापान 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां टेक्टोनिक सरगर्मी का सबसे बड़ा इम्कान है। ज़लज़ले उस वक्त आते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स सिरों में बढ़ जाती है और एक दूसरे के नीचे से फिसल जाती, जिसकी वजह से तवानाई का अचानक फटना जारी हो जाता है और जापान में पैसिफिक प्लेट्स फिलिपाइनीज और अमेरिकन प्लेट्स के नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इन्हीं वजह से अक्सर वहाँ पर ज़लज़ले की झटके महसूस किए जाते हैं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं। इस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर यहाँ लोकेटेड था और इसकी वेस्ट साइड सी ऑफ जापान है। दोस्तों, ये दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा है। टेक्टोनिक प्लेट्स उसे कहते हैं जो जमीन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट्स में मेंटल से बनती है। जमीन के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही होती है, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स हल्की हल्की हिलती रहती है। ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स जो बहुत हल्की हल्की मूव कर रही होती है साल भर, और जब ये एक दूसरे से टकराती है तो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जो एरिया दुनिया की इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाया करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और जापान कंट्री की ख़ास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही होती हैं। पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स और फिलिपाइनीज प्लेट्स। और यही सबसे बड़ी वजह है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखे जाते हैं। हर साल जापान में तकरीबन 1500 ज़लज़ले महसूस किए जाते हैं। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट्स की एक ख़ास बात है कि पैसिफिक प्लेट्स में जो सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, और पैसिफिक प्लेट्स की बाउंड्रीज़ को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लावा भी यहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, जब ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से इस तरह टकराती है तो उसकी बेसिस पर अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती हैं, जैसा कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, एक प्लेट टकरा के दूसरे के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो कि पैरेलली 2 प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है। इनमें से कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक आते हैं, और जो पैसिफिक प्लेट्स है उसकी बाउंड्रीज एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। इस जोन में सबसे ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइप की कोलिजन में एक प्लेट जब दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही नीचे दूसरे के घुस जाती है और मेंटल के अंदर चली जाती है, और ऐसा होने पर समंदर के बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज पर। इसे ट्रेंच कहा जाता है। समंदर के अंदर ये ट्रेंच समंदर के अक्सर सबसे गहरे हिस्से में होते हैं, और जापान मुल्क के राइट साइड में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जो जापान ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, और इसी के ऊपर से गुजरता है हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक आते हैं, और यहाँ इतना गहरा समंदर मौजूद है, और यहाँ लावा की भी सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है।
और इसी की वजह से जहाँ सुनामी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो जापान है। और दुनिया की 90% अर्थक्वेक इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और तकरीबन 70% वॉल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की जोग्राफिया ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का मुल्क डेंजर जोन में आ रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको दूसरे बड़े हादसे के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिस्ट्री ऑफ जापान प्लेन क्रैश ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।